Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाने के हमारे सफ़र में हमारे साथ हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लगातार लाते रहने की हिम्मत देता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की किताब में तो कक्षा 8 का है, लेकिन जिसकी समझ यूपीएससी के हर एस्पिरेंट के लिए, खासकर जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक मजबूत नींव की तरह है। हम बात कर रहे हैं हाशियाकरण की समझ या अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन पर। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस चैप्टर को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स छिपे हैं उन्हें यूपीएससी के नजरिए से डिकोड करना है। हम देखेंगे कि कैसे आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के उदाहरणों के जरिए ये चैप्टर हमें सामाजिक न्याय के बड़े सवालों से जोड़ता है। अब सोचिए, कल जब आप एक डीएम या एसपी बनकर फील्ड में होंगे तो भूमि सुधार, अवैध खनन या सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दे, ये सब आपके सामने आएंगे। तो इन मुद्दों की जड़ तक पहुंचने के लिए जमीनी हकीकत की ये समझ बहुत बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही रिलेटेबल, एक सरल से उदाहरण से होती है, क्लासरूम वाला, कि अगर किसी को दूसरों से अलग तरह का संगीत पसंद है या वो ऐसी फिल्में देखता है जो कूल नहीं मानी जाती, तो उसे अक्सर ग्रुप से बाहर महसूस कराया जाता है। मतलब वो सेंटर में नहीं बल्कि हाशिए पर है, मार्जिन पर है। ये तो हुआ एक व्यक्तिगत एहसास, लेकिन जब हम इसे पूरे समाज के लेवल पर देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। देखिए, सामाजिक स्तर पर हाशियाकरण या मार्जिनलाइजेशन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, जिसके जरिए किसी समूह को समाज के केंद्र से ढकेलकर किनारे कर दिया जाता है। अच्छा। और इसका असर सिर्फ इमोशनल नहीं होता, इसका असर होता है उनकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर पर। धीरे धीरे वो संसाधनों से, अवसरों से और देश के जरूरी फैसलों से बाहर होते चले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सामाजिक बहिष्कार या सोशल एक्सक्लूजन। तो ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये सिस्टम में मौजूद एक खामी है। ठीक है, तो इस सिस्टमिक प्रोसेस को और गहराई से समझने के लिए चैप्टर में दिए गए आदिवासी परिवार की कहानी पर चलते हैं। सोमा और हेलेन 2 बच्चे हैं दिल्ली में, जो अपने दादू के साथ टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। और तभी आदिवासियों का एक ग्रुप नाचते गाते हुए निकलता है और दादू उन्हें अपने गांव की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उड़ीसा में उनका एक हरा भरा गांव था, जहां उनका जीवन जंगल, जमीन और नदी से जुड़ा हुआ था। मतलब सब कुछ वही था। और यहीं से कहानी एक मोड़ लेती है। दादू बताते हैं कि कैसे एक दिन कंपनी वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए और कहने लगे कि इस जमीन के नीचे आयरन ओर है, लौह अयस्क का भंडार है, और वो इसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने गांव वालों से बड़े बड़े वादे किए, अच्छी नौकरी देंगे, घर का सही दाम देंगे। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने शायद जमीन बेच दी, लेकिन अंत में ताकतवर सिस्टम के सामने उन्हें हारना पड़ा। उन्हें अपनी पुरखों की जमीन, अपना घर, सब कुछ छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। और ये सिर्फ एक दादू की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की हकीकत है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आदिवासी शब्द का मतलब ही है मूल निवासी। ये वो समुदाय है जो हजारों सालों से जंगलों के साथ और जंगलों में रहते आए हैं। राइट। भारत की आबादी का ये लगभग 8% है। और ये कोई एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समूह हैं। 500 से ज्यादा? जी, जिनकी अपनी भाषाएं हैं, अपनी संस्कृतियां हैं। और उनकी समाज व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि उनमें हमारे समाज की तरह जाति, वर्ण वाली ऊंच नीच, वो हायरार्की ना के बराबर होती है। इसी कहानी में बच्चे एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, दादू, टीवी पे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते हुए क्यों दिखाते हैं? क्या उनके बारे में जानने के लिए और कुछ नहीं है? ये सवाल मुझे बहुत जरूरी लगा, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो उनकी संस्कृति का जश्न मना रहे हैं। तो फिर ये जश्न और स्टीरियोटाइप के बीच की जो महीन रेखा है, वो कहाँ है?
उसकी पूरी जटिलता, उसकी पूरी पहचान के साथ सम्मान देते हैं। स्टीरियोटाइप तब बनता है जब आप उनकी पहचान के सिर्फ एक हिस्से को पकड़कर उसे ही उनकी पूरी सच्चाई बना देते हैं। जब आप आदिवासियों को सिर्फ नाच गाने और रंग बिरंगे कपड़ों तक सीमित कर देते हैं तो आप अनजाने में एक छवि बना रहे हैं कि ये लोग अनोखे हैं, पिछड़े हैं और मुख्यधारा से बाहर हैं। बिल्कुल। और ये छवि बहुत खतरनाक है। खतरनाक वो कैसे? क्योंकि जब आप किसी को पिछड़ा मान लेते हैं तो आप ये भी मान लेते हैं कि उन्हें विकास की जरूरत है, और फिर विकास के नाम पर उनकी जमीनों को छीनना, उनके जंगलों को काटना, ये सब सही ठहराना आसान हो जाता है। इसी को कहते हैं विकास प्रेरित विस्थापन या डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये एक की टर्म है जी। यूपीएससी मेंस में इस पे कई बार सवाल आए हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में जितने भी बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से ज्यादातर आदिवासी इलाकों में हैं, और नतीजा ये हुआ है कि विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा सिर्फ आदिवासी हैं। 50% से ज्यादा? जबकि आबादी में वो सिर्फ 8% है। यही तो बात है। तो ये सिर्फ जमीन खोना नहीं है, ये उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका, उनकी पहचान का संकट है। तो ये विस्थापन और पहचान का संकट तो हुआ एक पहलू, लेकिन हाशियाकरण सिर्फ जमीन छीनने से नहीं होता। कई बार ये रोजमर्रा की जिंदगी में, समाज के बर्ताव में भी दिखता है, जैसा कि अध्याय में मुस्लिम समुदाय के उदाहरण से साफ होता है। अध्याय में 2005 में बनी राजेंद्र सच्चर समिति की रिपोर्ट का जिक्र है। ये रिपोर्ट इतनी लैंडमार्क क्यों मानी जाती है? यहाँ पर जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट ने भारत में पॉलिसी मेकिंग की दुनिया में एक भूचाल ला दिया था। आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी सरकारी समिति ने ये दिखाया कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कितनी खराब है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कई पैमानों पर उनकी हालत एससीज और एसटीज जैसे दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बराबर या कुछ मामलों में उनसे भी बदतर। मतलब ये रिपोर्ट एक आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ रही थी। बिल्कुल, ये इस धारणा को तोड़ रही थी कि भारत में पिछड़ापन सिर्फ जाति आधारित है। यहाँ धर्म एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा और इसने पॉलिसी बनाने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंच भी रही हैं। क्या रिपोर्ट में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं? हाँ, रिपोर्ट के कुछ आंकड़े देखिए। 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चों के स्कूल में बिताए गए औसत साल किसी भी दूसरे समुदाय से कम थे। मतलब वो पढ़ाई जल्दी छोड़ रहे थे। जी। और मदरसों को लेकर जो एक आम धारणा है, हाँ, कि ज्यादातर बच्चे मदरसों में ही जाते हैं। वही। लेकिन सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है कि केवल 4% मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में जाते हैं। सिर्फ 4%? सिर्फ 4। 66% सरकारी स्कूलों में और 30% निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि समुदाय शिक्षा चाहता है, लेकिन शायद सिस्टम उन्हें टिके रहने का मौका नहीं दे रहा है। ये तो हुए आंकड़े, लेकिन अध्याय एक और संवेदनशील पहलू की बात करता है। कैसे कुछ रीति रिवाज और पहनावा, जैसे बुर्का, लंबी दाढ़ी या टोपी, इनके कारण उन्हें अक्सर बाकियों से अलग करके देखा जाता है, और कई बार यही अलग दिखना भेदभाव और हिंसा का आधार बन जाता है। सही कहा। और ये डर और भेदभाव एक और प्रक्रिया को जन्म देता है जिसे समाजशास्त्र में गेटोआइजेशन कहते हैं। गेटोआइजेशन? जी। जब किसी समुदाय को लगता है कि वो बाकी इलाकों में सुरक्षित नहीं है या उसे वहां घर नहीं मिलेगा, तो वो सिमटकर अपने ही जैसे लोगों के बीच रहने लगता है। इससे एक तरफ तो उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बाकी समाज से और कट जाते हैं। उनका आर्थिक और सामाजिक मेलजोल कम हो जाता है और ये उनके हाशियाकरण को और गहरा कर देता है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसमें एक विरोधाभास नहीं है? एक तरफ समुदाय सुरक्षा के लिए एक साथ आता है जो एक जरूरत है, और दूसरी तरफ यही कदम उन्हें समाज से और काट देता है। इस दुविधा को पॉलिसी लेवल पे कैसे हल किया जा सकता है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। पॉलिसी का काम सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि भरोसा कायम करना है। जब कानून का राज मजबूत होता है, जब हर नागरिक को लगता है कि उसके साथ भेदभाव होने पर सिस्टम उसके साथ खड़ा होगा, तब ये डर धीरे धीरे कम होता है। इसके लिए मिक्स्ड हाउसिंग स्कीम्स को बढ़ावा देना, स्कूलों में बच्चों के बीच संवाद बढ़ाना और सबसे जरूरी, भेदभाव के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करना जरूरी है। तो दोनों समुदायों के उदाहरणों को देखकर एक पैटर्न तो साफ दिखता है। हाशियाकरण से शक्तिहीनता आती है, जो गरीबी और अशिक्षा की वजह बनती है,
और फिर यही गरीबी और अशिक्षा उस हाशियाकरण को और ज्यादा मजबूत करती है। तो ये एक तरह का विशेष साइकिल बन जाता है ना। हाँ, ये एक दुष्चक्र है। इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। चैप्टर बताता है कि ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 64% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे हैं। 64% शहरी इलाकों में। जी, लेकिन यहाँ हमें निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इस चक्र को तोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली औजार है। और वो क्या है? भारत का संविधान। संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव का दस्तावेज है। संविधान ये कैसे सुनिश्चित करता है? संविधान अपने मौलिक अधिकारों के जरिए ये सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करता है। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा सरकारें इन समूहों के लिए विशेष योजनाएं बनाती हैं। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर इन संवैधानिक सुरक्षाओं को जानना और उन्हें ईमानदारी से लागू करना ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। सही बात है। और यूपीएससी के उत्तरों में ये आगे की राह या वे फॉरवर्ड दिखाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि हाशियाकरण सिर्फ अलग थलग महसूस करना नहीं, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ समूहों को अवसरों और अधिकारों के दायरे से बाहर धकेल देता है। हमने आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के अनुभवों के जरिए देखा कि ये प्रक्रिया जमीन पर कितनी जटिल और दर्दनाक हो सकती है। और एक सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए इन सच्चाइयों को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। इस अध्याय में आदिवासी और मुस्लिम समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन सोचिए, हाशियाकरण का यही फ्रेमवर्क भारत के अन्य समूहों पर कैसे लागू होता है, जैसे महिलाएं, विकलांग व्यक्ति या LGBTQ+ समुदाय। कैसे उनके अनुभव आज चर्चा किए गए समुदायों के अनुभवों से जुड़ते हैं और कहाँ वे उनसे अलग हैं। इस पर विचार करने से समाज की समझ और भी गहरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को भी इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसी ही एनालिटिकल समझ विकसित करने में हमारी मदद करने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय जीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.